हेलो क्लास, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही थी उसको पढ़ा था, और हमने ये चीज़ भी देखी थी कि इंसानों के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का एक्सक्रीशन करना होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होते हैं उनको जो रिमूव करना होता है वो किसी स्पेशल ऑर्गन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। ठीक है, किडनी क्या करती है? मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है बॉडी से। लेकिन प्लांट के अंदर क्या चीज है? प्लांट के अंदर कोई भी स्पेशल टाइप का ऑर्गन नहीं है। उनके अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुआ है ना, उसको रिमूव करने के लिए कोई स्पेशल टाइप का ऑर्गन नहीं है। जो उसके अब ये देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और वो किस तरीके के मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि आज के सेशन के अंदर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। तो सबसे पहले ये देखो कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल। मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल करना। जो बॉडी के अंदर देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? छोटी छोटी सेल्स से मिलके बना हुआ है, और वो सेल्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती हैं जो उस ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, मतलब सेल के लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो अगर वो सेल हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स की जनरेशन कर रही है, यूजफुल सब्सटेंस बना रही है ना, तो उसके पैरेलल में कुछ ना कुछ वहां पे वेस्ट भी जनरेट होता होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लें, मान लो हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते टाइम क्या होता है कि मान लो हम सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम अलग अलग टाइप की, जैसे कि टमाटर हो गए, ठीक है, ऑनियन हो गया, हम अलग अलग टाइप की सब्जी उसके अंदर डालते हैं। तो उस टाइम पे है ना उनके पील, ठीक है, उनके छिलके, वो तो एज एन वेस्ट हम बाहर निकाल देते हैं। मतलब हमने जब सब्जी को बनाया है तो उस सब्जी को बनाने के लिए हमने कुछ रॉ मटेरियल भी लिए, उन रॉ मटेरियल से हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जितना हमने रॉ मटेरियल लिया था, जितने हमने सब्सटेंसेस लिए थे, जितनी सब्जियां ली थी, वो सारी की सारी तो हमने नहीं डाली होंगी। उसके अंदर से किसी के अंदर से छिलके, किसी के अंदर से बीज, कुछ ना कुछ तो हमने बाहर निकाला होगा। क्यों निकाला? क्योंकि वो हमारे लिए वेस्ट है, वो हमें नहीं चाहिए उस सब्जी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्लूकोज की ज़रूरत है। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसको बॉडी क्या कर देती है? इंसानों की अगर बात करें तो जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को तो सक कर लिया जाता है, जो हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस हैं उनको तो बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी और हर एक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं वो 101% यूटिलाइज नहीं होता। उसके अंदर से अब जो वेस्ट बच गया उसको हम एनएस के थ्रू रिमूव कर तो देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो तो हो गई पूरे ऑर्गन सिस्टम की बात। सेल के लेवल पे भी ये छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं। वो सेल क्या करती हैं? एनर्जी की प्रोडक्शन करती हैं, और जब एनर्जी की प्रोडक्शन हमारी सेल्स करती हैं तो वो एनर्जी तो है हमारे लिए यूजफुल, उसके साथ साथ कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो वो वेस्ट जनरेट किया जा रहा है ना सेल्स के द्वारा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उस वेस्ट को हम बोलेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। इसी तरीके से प्लांट भी क्या है? हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब प्लांट भी छोटी छोटी सेल्स से मिलके बने हुए हैं। अब वो सेल्स के अंदर भी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती होंगी। अगर सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है प्लांट के अंदर, तो वो सेल यूजफुल प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ ना कुछ वेस्ट भी जनरेट कर रही होगी। ठीक है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसी को हमने बोला है मेटाबॉलिक वेस्ट। इस वेस्ट का रिमूवल करने के लिए प्लांट के पास कोई स्पेशल टाइप के ऑर्गन नहीं होते हैं। उसके जो बॉडी सरफेस होता है उसी के थ्रू वो क्या कर देता है? इस वेस्ट को रिमूव करता है। अब उसको स्टेप वाइज देखेंगे कि किस तरीके से मेटाबॉलिक वेस्ट को प्लांट की बॉडी से बाहर निकाला जाता है। लेकिन इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि प्लांट के पास कोई स्पेशल टाइप का ऑर्गन नहीं है इस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए। जैसे कि इंसानों के पास था, इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। प्लांट हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट। प्लांट के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको रिमूव करने के लिए इसके पास कोई भी स्पेशल टाइप का ऑर्गन
नहीं है। These excretory product in plant are eliminated from the plant body by different mechanism. अब हमारी जो प्लांट बॉडी होती है, हमारी नहीं, प्लांट की जो बॉडी होती है, उसके अंदर चलो मान लिया कि हमने कोई स्पेशल ऑर्गन तो नहीं होते, लेकिन उसका जो बॉडी सरफेस होता है ना, उसके थ्रू वो वेस्ट का रिमूवल कर देती है। और बहुत सारे इसके अंदर ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिसके द्वारा वेस्ट का रिमूवल किया जाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से होंगे? द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर ईच अदर। Oxygen gas produced as a byproduct of photosynthesis is used during respiration, and carbon dioxide is produced during respiration is used up by photosynthesis. अब इसके अंदर देखो क्या बताई है, इसने दो प्रोसेसेस को इंटरलिंक कर दिया। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है हमारी, देखो जब लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बताया था कि लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब उन लाइफ प्रोसेसेस में हमने क्या क्या पढ़ी है भाई? डाइजेशन की प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, सर्कुलेशन की प्रोसेस और एक्सक्रीशन की प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारी लाइफ प्रोसेस में काउंट होती है। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ प्रोसेस, देखो जब ये बता दिया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीजें होती हैं, तो लिविंग कोई भी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, ये चार प्रोसेसेस सबके अंदर होंगी। कौन कौन सी? डाइजेशन की प्रोसेस सबके अंदर होगी, सर्कुलेशन की सबके अंदर होगी, और एक्सक्रीशन की सबके अंदर होगी, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी। ठीक है, अब इसने क्या किया है, मान लो जिस टाइम पे हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर कुछ हमारे वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो रेस्पिरेशन हुआ, सेल के लेवल पे जब रेस्पिरेशन होता है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट जनरेट होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट जनरेट होती है प्लांट के अंदर भी, जैसे कि एनिमल्स के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन जिस टाइम पे होता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही साथ वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट कर लेगी, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है ना, इसको कौन यूज कर लेगा? प्लांट की बॉडी यूज कर लेगी अपनी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज को करने के लिए। ठीक है, एक प्रोसेस इसने बताई है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या थी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्लांट अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, पानी की मदद से, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर जब वो फूड की सिंथेसाइजेशन करी है और वहां से जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करी है उसने ग्लूकोज के फॉर्म में, तो साथ ही साथ वहां पे ऑक्सीजन गैस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट हुई थी। ठीक है, तो अभी देखो जब हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी तो उस टाइम पे हमने एक चीज देखी थी, क्या? कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके क्या चीज बना रहे थे? ये मिलके C6H12O6, एक तो ये ग्लूकोज बना रहे थे। ठीक है, ये चीज बना रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पे पानी और ऑक्सीजन, इस चीज की जनरेशन हो रही। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्या प्रोसेस थी? ये प्रोसेस थी भाई फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं? एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं। एक्सक्रीशन का मतलब होता है मेटाबॉलिक वेस्ट का, प्लांट की बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं उसका हमने रिमूवल करना है। तो पहले ये देखते हैं भी रिमूवल करेंगे किस चीज का? वेस्ट का ना। अब प्लांट की बॉडी में वेस्ट है कहाँ पे, उसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि वेस्ट कहाँ कहाँ से आया। एक तो जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी उस टाइम पे ये तो इनके लिए यूजफुल सब्सटेंस थे। ठीक है, ये क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए यूजफुल है और वाटर भी यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि इसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन भी
नहीं होगी। तो यूजफुल सब्सटेंस तो ये दो हो गए, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, ये भी क्या है, यूजफुल है, ये क्या है, यूजफुल प्रोडक्ट है। लेकिन हमने एक चीज देखी, जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, यूजफुल सब्सटेंस तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ वेस्ट भी जनरेट हुआ है। वेस्ट कौन है, ये, ठीक है, पानी है और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्लांट के लिए वेस्ट हैं, ठीक है। अब प्लांट के लिए वेस्ट हैं तो प्लांट बिल्कुल अलो नहीं करेगा इनको ज्यादा देर तक ये प्लांट की बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होके रहे, इकट्ठा होके रहे। तो हमें क्या जरूरत है, अब ये जो वेस्ट जनरेट हुए हैं पानी और ऑक्सीजन, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बॉडी से बाहर निकलवाना पड़ेगा प्लांट की, ठीक है। अब जो ये ऑक्सीजन जनरेट हो रही है ना, ये हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन प्लांट के लिए वेस्ट है, प्लांट के लिए वेस्ट है, इसीलिए ऑक्सीजन देता है प्लांट, ठीक है। लेकिन ये बात कब की है, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की जनरेशन सिर्फ तभी होगी जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होती है, जिस टाइम पे, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो प्लांट की बॉडी में हमेशा रहते ही हैं, ठीक है, ये तो ये ऑब्जॉर्व करता रहता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ तभी होती है जिस टाइम पे उसको सनलाइट मिले, ठीक है, जिस टाइम पे उसको सनलाइट मिले। सनलाइट के बिना तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को, ये है क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल की और सनलाइट की प्रेजेंस अगर मिल तो गई इन दोनों सब्सटेंसेस को, तो हमारी इस यूजफुल प्रोडक्ट की भी सिंथेसिस होगी और ऑक्सीजन भी एज एन वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो हमें सनलाइट मिलती ही नहीं है, ठीक है, मान लो दिन में तो मिल जाती है, रात के टाइम पे क्या होगा, रात के टाइम पे कोई भी सनलाइट नहीं है, रात के टाइम पे सनलाइट नहीं है तो वहां पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन की जनरेशन ही नहीं हो पाएगी एज एन वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक। उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बाहर निकालता है, ठीक है। दिन में प्लांट क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, रात को प्लांट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों निकली, क्योंकि एक बात ये भी बताई थी ना अभी लास्ट स्लाइड में, कि हमारी जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर जो होती है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जनरेट हुई है ना सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट के अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर ली जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। इंटरलिंक्ड चीजें हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन तो देखो होके रहेगी, क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है, और सेल है तो सेल तो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेंगी। सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हुई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने बाहर नहीं निकाली, क्यों नहीं निकाली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसका यूज अप हो गया था। और ये काम कब हुआ, जब हमें सनलाइट मिली थी। सनलाइट मिल गई तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो गई। लेकिन अगर हमें सनलाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट कब नहीं मिलेगी, रात को नहीं मिलेगी, तो रात को सेल तो अपना कंटिन्यू वर्क करती रहेंगी, ठीक है, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन करती रहेंगी, इनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता रहेगा। अब उस टाइम पे सनलाइट नहीं है तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर अब ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो पा रहा। तो उस टाइम पे, रात के टाइम पे, क्योंकि हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो इसको एक बार के लिए भूल जाओ। अब वहां पे क्या है, सेल लगातार कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट किए जा रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लांट के लिए वेस्ट है, क्योंकि इसको हम यूज ही नहीं कर पा रहे। अब वेस्ट है तो इसको बॉडी से वो बाहर निकाल देगी, ठीक। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि दिन में तो प्लांट क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन रात को वहां पे सनलाइट नहीं होती है, इसकी वजह से प्लांट ऑक्सीजन की फॉर्मेशन एज एन वेस्ट प्रोडक्ट नहीं कर पाता है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई थी वो बाहर निकलती रहती है। इसी वजह से रात को प्लांट्स के पास में नहीं जाना चाहिए या फिर वहां नहीं सोने चाहिए। वो एक लॉजिक नहीं बताते कि भाई रात को है ना प्लांट्स के पास में जाओगे वहां पे भूत आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। तो वो सिर्फ बातें इसलिए होती थी क्योंकि कंप्लीट नॉलेज थी नहीं, लेकिन बातें ठीक थी। वो नहीं जाना चाहिए रात को प्लांट्स के पास। क्यों, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं है कि वहां पे भूत बैठा होगा, ये होगा, नहीं। वहां पे जो प्लांट होते हैं ना, वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं।
जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो हमारे लिए टॉक्सिक है। हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद हमारी बॉडी में होती है, उसको हम एक्सक्रीट आउट कर एक्सहेल करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से रात को क्या करते हैं, रात को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर एज एन वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। लेकिन दिन में वो एज एन वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ था, उस वेस्ट को प्लांट ने ही अपनी दूसरी प्रोसेस के अंदर एज एन रॉ मटेरियल यूज कर लिया था, ठीक है। उसकी वजह से फिर जो बाद में वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ वो था हमारा ऑक्सीजन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखो एक बार और देख लेते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर ईच अदर। इसने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों के जो प्रोडक्ट है ना, इन दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो आपस में यूज कर लिए जाते हैं एज एन रॉ मटेरियल। जैसे कि रेस्पिरेशन का वेस्ट क्या था, रेस्पिरेशन का वेस्ट था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन था, कार्बन डाइऑक्साइड था। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके उसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी थी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन की जनरेशन हुई थी। वो ऑक्सीजन कौन यूज करेगा? सबसे पहले तो वो ऑक्सीजन यूज करेगा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ठीक है, क्योंकि सेल है वो ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाएगी, उसी के कारण तो एज एन वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा। अब अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है हमें, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन को तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमारी सेल्स ही क्या कर लेंगी, यूज कर लेंगी, और जो ज्यादा बाकी ऑक्सीजन होगी वो प्लांट बाहर छोड़ देगा, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे के द्वारा एज एन रॉ मटेरियल यूज कर लिए जाते हैं। रेस्पिरेशन का वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है। फोटोसिंथेसिस के अंदर वेस्ट मटेरियल है, फोटोसिंथेसिस के अंदर वेस्ट मटेरियल है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इसके लिए तो वेस्ट है लेकिन इसके लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एज एन बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वही बात बताई है कि जो वेस्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो वेस्ट ऑक्सीजन निकल के आई है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए तो वेस्ट है, लेकिन रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए वो रॉ मटेरियल है, ठीक। और जो हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो वेस्ट बाहर निकल के आया था कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल है। तो आपस में ये एक्सचेंज का काम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट इन प्लांट इन फॉलोइंग वेज। अब प्लांट के एक्सक्रीशन होता है उसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो पहली चीज क्या है, सबसे पहले तो गैसियस वेस्ट, हमारी बॉडी नहीं, प्लांट की बॉडी के अंदर जो वेस्ट जनरेट होगा ना वो भी अलग अलग तरीके से होगा। कुछ लिक्विड की फॉर्म में होगा, ठीक है, कुछ गैसेस की फॉर्म में होगा, कुछ सॉलिड की फॉर्म में होगा, ठीक है। तीनों स्टेट के अंदर क्या वेस्ट जनरेट होगा। अब वो वेस्ट अगर स्टेट उनकी चेंज है, कुछ गैसियस फॉर्म में वेस्ट है, कुछ लिक्विड फॉर्म में वेस्ट है, कुछ सॉलिड फॉर्म में वेस्ट है, तो वो जहां से निकलेंगे ना वो भी अलग अलग पाथवे होंगे उनके। तो सबसे पहले अपना गैसियस वेस्ट की बात है। गैसियस वेस्ट का मतलब है कि प्लांट के अंदर कोई ना कोई ऐसा वेस्ट होगा जो गैसेस के फॉर्म में होगा। और हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही थी वहां पे एज एन वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन जनरेट हो रही थी, ठीक है। वहां पे एज एन वेस्ट प्रोडक्ट कौन जनरेट हो रहा था? ऑक्सीजन जनरेट हो रहा था। देखो ये रहा, ठीक है, ऑक्सीजन एज एन वेस्ट प्रोडक्ट है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक तरीके की गैस है, तो हम इसको गैसियस वेस्ट बोल सकते हैं। तो गैसियस वेस्ट जो कि ऑक्सीजन होती है प्लांट के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन होती है एज एन वेस्ट एट डे टाइम, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही वेस्ट हैं, किसके लिए? प्लांट के लिए, और दोनों ही यूजफुल भी हैं। लेकिन ऑक्सीजन वेस्ट है एट डे टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है एट नाइट टाइम, ठीक है। एंड वाटर वेपर
removed through the stomata of the leaf and latencil of the stem। अब इसका क्या मतलब है कि प्लांट के अंदर जो गैसियस फॉर्म में वेस्ट जनरेट हुआ है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और साथ ही साथ कुछ वाटर वेपर्स भी हैं। अब वो गैसियस फॉर्म में वाटर के वेपर बताए, वाटर के ड्रॉपलेट नहीं बताई, वाटर के वेपर्स। अब वेपर क्या होते हैं? वेपर्स एक तरीके के गैसियस स्टेट में ही आ जाते हैं। तो इनका कैसे रिमूवल होता है? जो हमारा गैसियस वेस्ट होता है वो लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स, उनके थ्रू निकल जाते हैं। देखो बताते हूँ, ठीक है। ये क्या है? हमारी लीफ है। क्या हमारी लीफ है। अब लीफ के अंदर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते थे, ठीक है। लीफ को जब नीचे से देखते हैं ना, पीछे से, तो वहां पे छोटे छोटे हमें क्या दिखाई देते हैं? डॉट से होते हैं। जब हम इनको जूम करके देखते हैं ना, अगर एक पोर्शन की बात करें तो इस तरीके से क्यों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमारी गार्ड सेल्स होती हैं, बीच में स्टोमेटल पोर होता है। ये क्या है? स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स, ठीक है। इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। जब हम लीफ को बिल्कुल जूम करके देखते हैं तो वहां पे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। वो किसके होते हैं? वो होते हैं हमारे स्टोमेटा के पोर। और स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजनिंग होती है उसको मैंने पहले के लेक्चर्स में कंप्लीटली बता दिया था, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब सिर्फ ये बात ध्यान में रखो कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, इनके फंक्शन की वजह से स्टोमेटा का पोर ओपन होता रहता है और क्लोज होता रहता है, ओपन होता रहता है और क्लोज होता रहता है। जिस टाइम पे ये स्टोमेटा का पोर ओपन होगा, मतलब इस लीफ के अंदर जो छेद हैं छोटे छोटे, जब वो खुल जाएंगे ना, तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे जो ऑक्सीजन बनी थी ना एज एन वेस्ट प्रोडक्ट दिन के टाइम में, स्टोमेटा का पोर ओपन होते ही वो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, वो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी। और रात के टाइम पे सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेशन हुई थी। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी तो वो यूज नहीं हो रही थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब एज एन वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस स्टोमेटल पोर के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक। मतलब क्या है कि जो हमारी गैसियस स्टेट जो होती है ना प्लांट के अंदर वेस्ट की, प्लांट के अंदर वेस्ट जो गैसियस फॉर्म में होता है वो स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू ही बाहर निकलता है। स्टोमेटा का पोर जब ओपन होगा उस टाइम पे रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, दिन में उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ठीक। साथ ही साथ जो हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देख रहे थे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस देख रहे थे, H2O क्या चीज बना रही थी? ये C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये तो बाहर निकाल दी हमने यहाँ से, ठीक है। रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, लेकिन ये जो वाटर दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। वहां से एज एन वेस्ट भी ये वाटर भी जनरेट हुआ है। अब ये जो पानी है ना, ये क्या है? प्लांट के लिए वेस्ट है। तो ये पत्तियां क्या कर देंगे? जिस टाइम पे स्टोमेटा का पोर ओपन होगा, ये पानी भी वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, H2O इन वेपर्स फॉर्म, वेपर्स की फॉर्म में इन स्टोमेटल पोर से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। इतनी बात हुई क्लियर कि प्लांट के अंदर बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं, गैसियस स्टेट में भी जनरेट होंगे, लिक्विड की स्टेट में भी जनरेट होंगे और सॉलिड के में भी। लेकिन जो हमारे गैसियस स्टेट में जितने भी गैसियस फॉर्म में वेस्ट मटेरियल प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होंगे, वो स्टोमेटल पोर के थ्रू बाहर निकलेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी है। ये वेस्ट प्रोडक्ट इस स्टोमेटा के पोर के थ्रू बाहर निकलेंगे। स्टोमेटा के पोर की ओपनिंग और क्लोजनिंग पहले समझा रखी है लेक्चर्स के अंदर, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये गार्ड सेल जब श्रिंक करती हैं, जब मतलब स्वेल अप करती हैं, तो उस टाइम पे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग होती है, ठीक है। तो इतनी बात हुई क्लियर कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कहाँ से बाहर निकलेंगे? ये निकलेंगे हमारे इस स्टोमेटा के पोर से बाहर, ठीक है। इस तरीके से क्या कर दिया प्लांट ने इस तरीके से एक्सक्रीशन कर दिया गैसियस वेस्ट का, ठीक।
दूसरा क्या है, सम वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट इन द लीव्स एंड द बार्क ऑफ ट्री, व्हेन द लीव एंड बार्क ऑफ ट्री शेड वेस्ट आर एलिमिनेटेड। एक चीज नोटिस करी होगी, जो प्लांट होता है ना, चाहे और कोई प्लांट किसी के घर पे हो या ना हो, तुलसी का पौधा आई थिंक सबके घर पे होता है, उसमें हम क्या देखते हैं भाई, पूरे साल उसको अगर ऑब्जर्व करते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है उसके है ना सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी प्लांट है उसके अंदर देखा होगा कि हरी हरी पत्तियों के साथ में कुछ पत्तियां येलोइश कलर में भी होती हैं, ठीक है, कुछ एक पत्तियां ही होंगी, एक दो पत्तियां होंगी। अब जो प्लांट के अंदर वेस्ट लगातार जनरेट हो रहे थे ना, हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो लगातार वेस्ट जनरेट हो रहे थे, गैसियस वेस्ट को तो उसने स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू बाहर निकाल दिया था, लेकिन बाकी एज एन सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होंगे ना, वो सारे के सारे वेस्ट पत्तियों में आके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, वो पत्तियों में आके इकट्ठा हो जाते हैं। रुको, प्लांट सेल कुछ इस तरीके की होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल जो होती है, प्लांट सेल इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है। अब जो ये प्लांट की सेल है ना, 9th क्लास में पढ़ के आए थे, प्लांट की सेल, एनिमल की सेल किस तरीके की होती है, आई थिंक सबको पता होगी। तो जो प्लांट की सेल होती है ना, उसके अंदर एक खास बात याद रखना कि यहाँ पे है ना बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, और न्यूक्लियस कहाँ पे, एक साइड में शिफ्ट हो रखी थी, जबकि एनिमल सेल में हम देख के आए थे कि न्यूक्लियस बीच में थी और बाकी जितनी भी ऑर्गेनेली थी वो यहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है। इसी तरीके से, क्योंकि सेल के अंदर ये तीन चीजें तो होंगी, एक तो सेल की मेम्ब्रेन, सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसी तरीके से एनिमल सेल में अगर ये चीजें हैं तो सेल तो ये भी है, ठीक है। प्लांट के सेल में भी सेल की मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सबका हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। प्लांट के सेल में और एनिमल के सेल में जब डिफरेंस किया था ना, तो एक बात ये पता चली थी कि प्लांट की सेल में बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और एनिमल की सेल में बहुत छोटी छोटी या फिर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती हैं वैक्यूल्स। ये क्या है, वैक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, वैक्यूल है। प्लांट की सेल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। अब इन वैक्यूल का काम क्या होता है, अब देखो ये सेल है ना, इस सेल के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही होंगी, जैसे हमारी सेल्स के अंदर होती है, उसी तरीके से इस सेल के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। अब वो एक्टिविटीज हो रही हैं तो सेल के लेवल पे बहुत वेस्ट भी जनरेट हो रहा होगा, वो जो वेस्ट जनरेट होता है ना, वो इस वैक्यूल में आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वो तो हमने स्टोमेटा के पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया था, चलो उसको तो कर दिया था डिफ्यूज, लेकिन अब और भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर, सेल के अंदर, तो वो वहां पे जो वेस्ट जनरेट होगा ना, वो इस वैक्यूल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी प्लांट बॉडी के अंदर एक या दो वैक्यूल ही प्रेजेंट है, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर पता नहीं मिलियंस बिलियंस की संख्या में सेल्स प्रेजेंट है। अब इतनी सारी सेल्स प्रेजेंट हैं तो वहां पे वैक्यूल्स भी उतने ही ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। वो सारे वैक्यूल्स, उन सारे वैक्यूल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, बहुत सारा वेस्ट भरा हुआ है। जब वो बहुत सारा वेस्ट भर जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं से निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या करते हैं कि भाई कुछ पत्तियों के अंदर जाके इकट्ठा हो जाते हैं और वो पत्तियां अपना कलर लूज करने लग जाती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वेस्ट आके भर गया है ना, इसलिए, ठीक है। तो जो पत्तियां हरी भरी हैं इसका मतलब उनके अंदर कोई वेस्ट नहीं है। तो कुछ पत्तियां हैं जो पीली हो जाती हैं, उनका क्या रीजन है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा वेस्ट आके इकट्ठा हो गया है। और वेस्ट को बार बार बता रहे हैं कि वेस्ट को कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करके नहीं रखेगी, इकट्ठा करके नहीं रखेगी। इसी वजह से जो प्लांट की पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, शेड ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लांट की जो पत्तियां झड़ रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्लांट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। कई बार ये लगता है ना कि भाई हाँ मेरे घर पे तो प्लांट लगा हुआ है, मैं तो उसको प्रॉपरली खाद, प्रॉपरली पानी देती हूँ, लेकिन फिर भी उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका ध्यान नहीं रख रहे, उसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, नहीं। प्लांट के अंदर वो हेल्दी है, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और साथ ही साथ कुछ वेस्ट भी जनरेट हो रहे हैं। अब वो जो वेस्ट प्लांट के अंदर जनरेट हो रहे हैं ना, वो पत्तियों के अंदर आके इकट्ठा हो गया और वो वेस्ट पत्तियों के टूटने की वजह से वो वेस्ट भी बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो प्लांट ने एक तरीके से क्या कर दिया, अपना वेस्ट को बाहर निकाल दिया। और कई बार बार्क ऑफ ट्री,
कई बार क्या देखते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो पेड़ की छाल होती है ना बाहर की, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, वो बार्क भी कई बार झड़ जाती है। ठीक है, बाहर से देखा होगा वो उखड़ी उखड़ी सी हो जाती है, उखड़ने के कारण फिर वो कई बार शेड ऑफ हो जाती है, बिल्कुल गिर जाती है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर इस तरीके से वेस्ट को क्या किया जाता है, पहले अपनी बॉडी के अंदर कलेक्ट करेंगे, जैसे कि पत्तियों ने किया था, पहले अपने अंदर कलेक्ट करेंगे, फिर उस प्लांट से डिटैच हो जाएंगी, टूट जाएंगी। इसी तरीके से जो प्लांट की बार्क होती है, जो पेड़ की छाल होती है, वो भी क्या कर देती है, कुछ टाइम के बाद में झड़ जाती है। ठीक है, अलग हो जाती है कुछ एक प्लांट्स के अंदर। अब उसके बाद और किस किस तरीके से प्लांट की बॉडी से बाहर निकलेंगे ये वेस्ट प्रोडक्ट। तीसरा है, सम वेस्ट प्रोडक्ट आर rendered harmless and then stored in the plant body as solid bodies, trifle, tannins, resin, gum, rubber, essential oil and some waste। अच्छा, अब इसके अंदर बताया है कि देखो वो अलग तरीके का वेस्ट था, अब कुछ सॉलिड वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट की बॉडी के अंदर जनरेट होते रहते हैं। उन वेस्ट को भी प्लांट की बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे कि रेजिन देखे होंगे, गम देखे होंगे, गम जैसे कि रबर प्लांट से रबर बाहर निकालते हैं ना, तो वो जो रबर है ना, जो हम अलग अलग एक्टिविटीज में उसको यूज करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं, तो वो जो रबर प्लांट से ही मिलता है। रबर प्लांट के अंदर एज एन वेस्ट प्रोडक्ट रबर बाहर निकलता रहता है और हम उसको स्टोर कर लेते हैं। जैस्मिन ऑयल हो गया या फिर और भी कई तरीके के, मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो मस्टर्ड का जो प्लांट है वहां से हम ऑयल जनरेट करते हैं। ठीक है, जैस्मिन का जो प्लांट है वहां से ऑयल जनरेट करते हैं। साथ ही साथ कुछ रेजिन भी एक गम के जैसे चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो अभी ये बताऊंगी क्या कुछ चीजें होती हैं। देखो जैसे कि ये बता रखी है कि ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम ऑरेंज, जैस्मिन, लैटिक्स ऑफ द रबर ट्री। अब ये जो रबर ट्री है ना, इसके अंदर देखो ये जो प्लांट हमें दिखाई दे रहा है ना इस पिक्चर के अंदर, ये है रबर का प्लांट। रबर के प्लांट में क्या किया जाता है, रबर का प्लांट इस तरीके से है, तो यहाँ पे है ना इसे तिरछा सा कट लगा देते हैं। कट क्यों लगाया, क्योंकि इसकी ये जो पेड़ की छाल है ना, ये जो पेड़ की बॉडी है, प्लांट बॉडी स्टेम है, इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा रबर एज एन वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा। अब उसको निकालने के लिए यहाँ पे कट लगा दिया। कट लगाने के कारण यहाँ से एक एक ड्रॉप वाइज निकलता रहेगा और यहाँ पे हम कोई भी कंटेनर लगा देंगे, बाल्टी लगा दी, कुछ भी लगा दिया। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, ये क्या है, हमारा रबर प्लांट है। क्या है, रबर प्लांट है। रबर प्लांट के अंदर से जो रबर निकल रहा है वो प्लांट के लिए वेस्ट है, लेकिन हमने उसे अलग अलग चीजों के लिए यूज करके उसको अपने लिए यूजफुल बना लिया। ठीक है, तो एक चीज ये पता चली, ये रबर क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट है। और किस तरीके का वेस्ट है, ये सॉलिड वेस्ट है। दूसरा ये रेजिन्स है। ठीक है, रेजिन्स का क्या काम होता है भाई, हम इसको किस एक्टिविटी के अंदर यूज कर सकते हैं, ये चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। गम को तो हम उस तरीके से यूज करेंगे भाई, गोंद होता है कई बार, ठीक है, गोंद खाने के लिए भी यूज करते हैं, कुछ स्पेशल प्लांट्स का गोंद होता है उसको खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जो चीजें हमें लग रही है ना कि प्लांट के ऊपर वेस्ट है, ठीक है, कई सारे प्लांट्स के ऊपर क्या दिखता है, ऐसे छोटे छोटे है ना, यूं दाने से दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वहां से ये निकलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से लिक्विडिटी मटेरियल रेजिन्स के फॉर्म में बाहर निकलता रहता है। इसका हम अलग अलग चीजों के लिए यूज कर लेते हैं, किसी चीज में मिक्सचर में यूज करके। ठीक है, डेकोरेटिव पीस के अंदर इसको यूज कर लेते हैं, कहीं पे डेकोरेशन करनी हो उनके लिए यूज होते हैं ये रेजिन्स वगैरह। ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही थी, गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट को हमने स्टोमेटा के पोर्स के थ्रू बाहर निकाला। उसके बाद एज एन लिक्विड मटेरियल जैस्मिन का ऑयल है, ऑरेंज का है, ठीक है, मस्टर्ड का प्लांट है, तो इन प्लांट से कुछ ऑयल्स की भी प्रोडक्शन की जाती है। वो ऑयल क्या है, ऑयल प्लांट के लिए तो वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हमारे लिए वो यूजफुल मटेरियल है। ठीक है, मतलब हम प्लांट के वेस्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे वेस्ट प्लांट के अंदर जनरेट होते रहते हैं। जैसे कई बार देखा होगा फ्रूट के जो प्लांट होते हैं ना, फ्रूट के प्लांट, वो फ्रूट के प्लांट के अंदर जो फ्रूट होते हैं वो पहले तो पकते हैं, पकने के बाद जो एक कंडीशन ऐसी आती है हम उसको तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन अगर हम उस फ्रूट को नहीं भी तोड़ेंगे ना, तो जिस टाइम पे वो पक जाएगा, उस पकने की स्टेज में प्लांट उसके अंदर वेस्ट को पहुंचाता रहेगा, और जब बहुत सारा वेस्ट उस फ्रूट के अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगा तो वो अपने आप टूट जाएगा वो फ्रूट। ठीक है, वो फ्रूट अपने आप टूट जाएगा। जैसे कि इमली होती है, ठीक है, उसके अंदर टारटेरिक एसिड वगैरह जो भी है,
ठीक है, ऐसे एसिड होते हैं जो हमारी लैक्टिक एसिड है किसी के अंदर किसी तरीके की एसिड है। तो बहुत सारे हम फ्रूट्स यूज करते हैं, जो खट्टे फ्रूट है उनके अंदर सिट्रिक एसिड वगैरह है। तो जो ये हम यूज कर रहे हैं ना, जितने भी फ्रूट्स, उनके अंदर बहुत सारे एसिड्स, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल हैं। ठीक है, मतलब हमारे प्लांट की बॉडी के जितने भी वेस्ट हैं उनको हम अपने बॉडी के अंदर यूज कर पाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से प्लांट क्या करता है, अपनी बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेस्ट सब्सटेंसेस को, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, चाहे वो गैसियस वेस्ट हो, उनको अपने बॉडी से बाहर निकालता रहता है। कुछ उसके लीव्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, कुछ फ्रूट्स के थ्रू वो बाहर एक्सक्रिएट आउट कर देता है मटेरियल्स को, कुछ उसके अंदर से जो रबर के प्लांट से जो हम रबर को निकालते हैं, वो भी, रबर भी क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट है। रेजिन्स है, गम्स है, तो ये भी क्या है, एक तरीके के प्लांट के लिए वेस्ट है। इनको हम अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर यूज कर सकते हैं। आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट एंड समटाइम दीज प्रोडक्ट आर इवन एक्सक्रीटेड इनटू द सोइल। ऐसा नहीं है कि प्लांट के जो बाहर के पार्ट हैं सिर्फ वही करेंगे, रूट्स भी बहुत सारी चीजें सिक्रेट करती रहती है सोइल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट क्या करता है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को इलिमिनेट करता रहता है, सोइल के अंदर भी और एटमॉस्फेयर के अंदर भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो जनरेट हो रहे थे वो क्या थे भी, जैसे एक्सक्रीटा था, तो क्या हम ये बोलेंगे कि हम प्लांट का एक्सक्रीटा करें? नहीं, वो उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से बैलेंस नेचर के अंदर बना रहता है। इस टॉपिक के साथ में अपना जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी था और ये हो भी चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये स्टोमेटा का पोर दिखा रखा है कि यहाँ से ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, वेपर्स हैं, वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा नए चैप्टर का ही होगा। थैंक यू।